हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग हिस्ट्री के सेशन को लेकर आए हैं गुप्त काल का, जो कि गुप्त काल का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि भारतीय इतिहास में गुप्त काल के इतिहास को भारत का स्वर्ण युग भी कहा गया है। इसका मतलब है कि यहीं से मंदिर बनाने की कला भी शुरू होती है और यहीं पे समाज की बुराइयां जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और बहुत सारी ऐसी समाज की बुराइयां हमें इस काल में ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, पर्दा प्रथा भी यहीं पे था, स्त्रियों के लिए शिक्षा पर जो रोक लगा था ये सब गुप्त काल में ही था, जो हम लोग आज के जो इस सेशन में गुप्त काल के बारे में समझेंगे। गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त था। इसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन का भी संज्ञा दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत का नेपोलियन यदि पूछेगा कौन सा था तो ये था। और चंद्रगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य। विक्रमा जो है द्वितीय की उपाधि किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी थी। मतलब कि कौन सी प्रशस्ति थी या प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी थी। तो ये हो जाएगा आपका राजपूत, गुप्त वंश, मुगल और खिलजी। तो ये गुप्त वंश के शासकों ने ये सभी जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वहां पर। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का बागडोर किसके हाथ में गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो गुप्त वंश का जो बागडोर था वो गया था समुद्रगुप्त के हाथ में। किसके हाथ में? समुद्रगुप्त के हाथ में। याद रखिएगा, यही जो है भारत का नेपोलियन रहा। इसने अपने सिक्कों पर जो है ये कह सकते हैं कि गरुड़ की आकृति भी दिखाया था। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था, क्योंकि वो संगीत का काफी शौकीन था। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, इसका मतलब है कि गुप्त वंश में पहला सिक्का, मतलब पहली बार सिक्का क्या श्रीगुप्त ने जारी किया था या आपका ये चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था, समुद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? इसका मतलब है कि पहला गुप्त जिसने सिक्के जारी किए थे तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चलिए। निम्न गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? इसका मतलब है कि गुप्त शासक में से कौन था ये जो लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? तो ये कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, ये कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए अब आते हैं, गुप्त साम्राज्य निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक था? इसी वजह से इसने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। ये बहुत बड़ा बीड़ा वादक था। तो ये कौन सा गुप्त शासक था जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इस बंदे को? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिसे जो है बीड़ा बजाते हुए जो है दर्शाया गया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? मतलब जो गुप्त संवत था वो उसकी शुरुआत जो है ये किसने किया था? पहला जो है यदि देखा जाए तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच। तो ये क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की क्या की थी? शुरुआत की थी। पृथ्वीन्या प्रथम वीर उपाधि थी, ये किसकी उपाधि थी भाई? तो समुद्रगुप्त की उपाधि थी। या आपका ये कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की, या गौतमी पुत्र की। तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को जो है ये उपाधि दी गई थी। अब इसके बाद समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम मिलता है? जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वहाँ पे कौशल के राजा का उल्लेख किया गया है, उसका क्या नाम लिया गया है? महेंद्र किया गया है। कौशल के राजा का जो उल्लेख हुआ है वो किसका? महेंद्र का उल्लेख है। फिर इसके बाद किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? इसमें से एक गुप्त ऐसा शासक था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या किया और सत्ता प्राप्त किया। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। किसका हत्या किया था? रामगुप्त का। और इसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह भी कर लिया। ध्रुव देवी से क्या किया था? विवाह कर लिया था, जो पीसीएस में और बिहार में भी आया था। ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय। मतलब कि ये ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बार बार शकों का आक्रमण हो रहा था। ये उसका भाई रामगुप्त अयोग्य शासक था, वो शकों को नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, जिसकी वजह से इसे जो है रामगुप्त की हत्या करने के बाद खुद सत्ता हथिया करके
शकों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और शकों को भारत से भगा देता है। ठीक है, इसीलिए इसे सकारी कहा गया है। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? मेघदूत, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम, ये सभी किसकी पुस्तक है? तो ये आपका कालिदास का। यदि प्रेमचंद्र का कहेगा तो गवन, गोदाम, निर्मला, प्रेमाश्रय, ये सभी कफन वगैरह किसकी है? प्रेमचंद की है। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान दिया था। तो ये कौन है? और ये हो जाएंगे आपका चरक, ब्रह्मगुप्त, बरामीर, आर्यभट्ट। तो ये आर्यभट्ट हो जाएंगे। ये बहुत बड़े गणितज्ञ और ये खगोल शास्त्री दोनों थे। ठीक है, अब देखिएगा, निम्न में से कौन सी एक वरामिहिर की रचना है? वरामिहिर की जो रचना है ये इसमें कौन सी है? तो अमरकोश है, बृहद संहिता है, अपच संहिता है। तो ये अमरकोश हो जाएगी। ठीक है, अमरकोश जो है किसकी रचना है? वरामिहिर की रचना है। ठीक है, अब देखिएगा, मदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? जो मदसौर प्रशस्ति है ये गुप्त वंश के किस शासक का उपलब्ध कराता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या कुमार? तो मदसौर अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो ये क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। इसने सर्वाधिक अभिलेख बनाए थे। यदि पूछेगा सर्वाधिक गुप्तों में सर्वाधिक अभिलेख किसने किया था? कुमारगुप्त ने। इसी ने नालंदा नामक एक विश्वविद्यालय भी बिहार में बनाया, नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त ने बनवाया था। तो अब समझ में आ गया। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख भी इसी ने करवाया था। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? मतलब प्राचीन काल में एक वर्ण ऐसा था जिसे सार्थवाह कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब इनमें से कौन एक है जो क्या है? सार्थवाह है। तो ये क्या हो जाएगा? वैश्य हो जाएगा। ठीक है, वैश्य को सार्थवाह कहा गया। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक युग्म सुमिलित नहीं है। एक युग्म सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ये देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति हरिशेण का, ये सही है, प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख बार बार बताता है। ठीक है, भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ पर देखिएगा, जो भीतरी अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, ये सैदपुर भीतरी अभिलेख है। ये गाजीपुर में है, गाजीपुर जिले में पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं सैदपुर, उसका क्षेत्र है सैदपुर। भीतरी अभिलेख, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है ये स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। और इस अभिलेख में जानकारी क्या मिलती है? हुड़ों का आक्रमण, हुड़ों का आक्रमण। इसका मतलब है कि हुड़ों के आक्रमण के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है? भीतरी अभिलेख में मिलती है। धौली अभिलेख सही है, अशोक के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका आज का सेशन का जितने भी क्वेश्चन है वो यही सब थे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा और बेस्ट तरीके से। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं, जो कि एग्जाम के प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रखा गया है। तो आप लगातार कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, सिलेक्शन वाली और हमारी जीत पक्का होगी। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।